चलो बेटा, अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था। रिफ्रैक्शन पढ़ा देते है ना, दोबारा बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, दोबारा समझ लेना। और कुछ एक चीज़ें और बतानी है उसके अंदर मेरे को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि इसकी रिफ्रैक्शन है ना। रिफ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है? अपवर्तन, है ना। तो होता क्या है रिफ्रैक्शन? ये एक प्रोसेस होता है जो लेंस में यूज आता है ज़्यादातर। बेसिकली लेंस में यूज में आएगा रिफ्रैक्शन जो है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, किसी भी एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी? वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और प्रकाश की ये जो घटना होगी ना, ये जो फिनोमिनॉन होगा, इसी को क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने ये बोला कि मान लो सपोज दैट्स योर ग्लास स्लैब। ये आपकी क्या है? ग्लास की स्लैब है ना। अब भाई सिंपल सी बात है, ऊपर एक मीडियम है जिसको मैं एयर नाम दे रहा हूँ, और नीचे जो मीडियम है ये हो गया ग्लास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये चीज़ बोली कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कहाँ पे? किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मतलब यहाँ पे पहले वो एयर में थी, एयर से वो किसके अंदर जा रही है? ग्लास के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में इस रे को, लाइट की रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गई है? बैंड हो गई, ठीक है। तो ये जो बैंड हुई ना, इस प्रकाश की ये जो घटना है, ये जो फिनोमिनॉन है, इसी को ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन, या फिर ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स, बेंड भी बोल सकते हो आप, डिफ्लेक्ट भी बोल सकते हो, बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक्चुअल में अपने पाथ से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। अपने पाथ से क्या हो जाती है? वो दूर हट जाती है। एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और प्रकाश की ये जो घटना होगी, ये क्या कहलाएगी? आपकी रिफ्रैक्शन कहलाएगी। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था आप लोगों को कि जो आपका ये जो मीडियम होता है, ये दो तरीके का होता है। Yes, sir. मीडियम जो होते हैं वो कितने तरीके के दो होते हैं? दो तरीके के। कौन से होते हैं? एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है आपका रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन से होते हैं बेटा? डेंसर मीडियम वो होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इतना ही समझाया था मैंने कि जिसकी डेंसिटी को रॉ से इंडिकेट किया जाता है। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं, ठीक है, जिनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मतलब अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी एक्चुअल में बोली जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम तो कम उसका और मास बहुत ज़्यादा, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास। अगर वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा और मास कम होगा, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। और वॉल्यूम अगर कम है, वॉल्यूम क्या है? कम है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 kg मैंने पानी लिया एक तरफ, तो एक तरफ मैंने 1 kg क्या लिया? एक तरफ मैंने 1 kg का बाट लिया, है ना, जो आयरन का जो वो होता है, और 1 kg का मैंने गोल्ड लिया। तो मैं ये देखूंगा कि एक्चुअल में जो मैंने पानी लिया है वो तो इतने बड़े वेसल में आया है, इतने बड़े बर्तन के अंदर आया है। जो मैंने बांट लिया वो इतना बड़ा है। और अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो इतना सा गोल्ड 1 kg का होगा। मतलब इसका वॉल्यूम तो कम हो गया और इसका वॉल्यूम ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी सेम है सबकी। इसकी भी 1 kg है क्वांटिटी, इसकी भी 1 kg है और इसकी भी 1 kg है, तीनों की 1 kg क्वांटिटी है। लेकिन वॉल्यूम की बात करूँगा, आयतन के हिसाब से बात करूँ कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा फैली हुई है, तो लिक्विड ज़्यादा फैला हुआ है। अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस और ज़्यादा फैली हुई है ना। अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस क्या है? उसके पार्टिकल बहुत दूर है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि डेंसिटी इन तीनों में से किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, तो गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी हुई। क्यों? क्योंकि गोल्ड का वॉल्यूम तो क्या है? कम है। मतलब नीचे वाली चीज़ कम हो गई और ऊपर वाली चीज़ तो सेम है ही। मतलब तीनों ही अपन ने 1 kg के लिए हैं, तो ऊपर वाली चीज़ तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। भाई सिंपल सी बात है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब नीचे वाली चीज़ को बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो ना, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि रॉ इक्वल टू 1/v, अगर v में 1 लेता हूँ एक बार, तो मेरे पास में रॉ की वैल्यू 1 आती है। v अगर मैं 2 लेता हूँ, सॉरी v अगर मैं 10 लेता हूँ पहले, तो रॉ की वैल्यू मेरे पास 0.1 आई। अगर मैं v की वैल्यू 5 लेता हूँ तो मेरे पास में रॉ की वैल्यू कितनी आई? 0.2 आई। अगर मैं v की वैल्यू क्या लेता हूँ,
v की वैल्यू में अगर मैं 2 लेता हूँ तो मेरे पास में रॉ की वैल्यू कितनी आई 0.5 आई, और v की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो रॉ की वैल्यू कितनी आई 1 आई। मतलब जैसे जैसे मैं नीचे की वैल्यू क्या करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। पहले 10 की थी, फिर 5 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो जैसे जैसे मैं नीचे वाली वैल्यू कम करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मेरे पास में जो रॉ की वैल्यू है ना वो देखो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे मेरे पास में 0.1 आई थी, फिर 0.2 हुई, फिर 0.5 आई, फिर 1 आई। मतलब रेसिप्रोकलिटी में यही चीज होती है, व्युत्क्रमानुपाती में यही चीज होती है कि नीचे की चीज को बढ़ाओगे ना तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी, अगर नीचे की क्वांटिटी को कम करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ वॉल्यूम की बात करूँ ना तो वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है गोल्ड का कम है, वॉल्यूम कम है लेकिन मास उतना ही है जितना मास हमने वाटर का लिया था, मास उतना ही है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। या फिर अगर नॉर्मल डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है इसके अंदर वो क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, उस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो डेंसर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है, जिनके पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वेरी वेरी लो या फिर वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम होता है किसके अंदर, आपका जो डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर। समझ में आया नहीं आया, है ना। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतराण्विक। अंतराण्विक मतलब स्पेस को क्या बोलेंगे, देख लेना। मतलब अणुओं के बीच का जो अंतराल होता है या जो गैप होता है या फिर जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, कम होता है। फिर मैंने बोला रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, मतलब रॉ क्या होता है बेटा, इसका कम होता है। इसकी तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसका कम होती है। इसकी डेंसिटी कम क्यों हुई, जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया कि भाई मैंने एक तरफ पानी लिया, एक तरफ गैस ली। पानी मेरे पास में वही 1 kg का है और गैस भी मैंने 1 kg ली है। ठीक है, 1 kg गैस को अगर मैं इस पूरे रूम में फैलाऊं तो फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। वो हर जगह हर तरीके की जैसा क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। तो मैंने क्या बोला कि गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा हाई हो गया। गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मतलब नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिनकी डेंसिटी कम होती है, जिनके पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल के बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब डेंसिटी कम है। और डेंसिटी कम है तो वो मीडियम कौन से कहलाते हैं, आपके रेयरर मीडियम कहलाते हैं। ठीक है, तो मीडियम 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डेंसर मीडियम और एक होता है कौन सा बेटा, आपका रेयरर मीडियम। बोलो दोनों मीडियम समझ में आए नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन की बात की, फिर मीडियम की बात की। अब हम बात करते हैं बेटा कि एक्चुअल में आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। भाई अगर लाइट की रे आई तो रे के आने के बाद में वो बेंड क्यों हुई। मतलब हमने ये चीज़ पढ़ी अभी तक कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ हो क्यों रही है। लाइट की रे अगर आई तो उसको सीधा जाना चाहिए था, वो बेंड क्यों हो गई, वो बेंड क्यों हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एक्चुअल में रीजन क्या है। ठीक है, तो बेटा एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, इस वाली चीज़ को मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन का कारण। एक्चुअल में अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो बेटा अपवर्तन का जो मेन कारण होता है ना वो होती है स्पीड इन मीडियम। ठीक है, मतलब स्पीड इन मीडियम बोले तो माध्यम में वस्तु का या प्रकाश का वेग, है ना, वेग बोला जाता है हिंदी में। तो स्पीड इन मीडियम, देखो हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। सॉलिड के अंदर अलग होती है, गैस के अंदर अलग होती है, लिक्विड के अंदर अलग होती है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, वैक्यूम की या एयर की, तो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है जिसको सी से इंडिकेट किया जाता है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सब लोगों ने देखा होगा, समझा होगा इस चीज़ को पहले भी। जो एयर के अंदर मतलब वैक्यूम के अंदर, किसके अंदर, एयर के अंदर, या एयर और वैक्यूम दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो ये समझ लेना, एयर जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है, जबकि वैक्यूम जो है वो कोई भी मीडियम नहीं है, विदाउट मीडियम है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो एयर और वैक्यूम में माना जाता है कि जो इसकी स्पीड होती है, किसकी, लाइट की जो स्पीड होती है ना, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो रे आपकी आ रही है ना उसकी स्पीड है, किसके अंदर, एयर के अंदर। अगर मैं ग्लास की बात करूँ ना तो ग्लास के अंदर जो उसकी स्पीड होती है, v से इंडिकेट करता हूँ उसको, वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऐसी अगर मैं पानी की बात करूँ तो वाटर के अंदर जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
मतलब ये कुछ स्पीड होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा स्पीड है आपकी एयर के अंदर, उसके बाद में कहाँ पर है आपके वाटर के अंदर, वाटर के बाद में किस में है? गिलास में। मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये गैसियस मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है, और ये मीडियम कौन सा है आपका? सॉलिड मीडियम है। मतलब आपका जो ग्लास है वो कौन सा मीडियम है? एक तरीके से सॉलिड मीडियम है, ठीक है। मतलब सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। सॉलिड के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। अब बात आती है कि सर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? पहले इसको उतार लो फटाफट। चलो, मतलब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है एक्चुअल में अपवर्तन का कारण होता है सडन चेंज इन स्पीड, है ना। स्पीड में जो अचानक से चेंज आता है उसकी वजह से जो लाइट की रे है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब सडन चेंज आता क्यों है? मतलब स्पीड में सडन चेंज आ क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बेंड हो रही है, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, इस वाले पार्ट में, है ना। मैंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट की रे है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट की रे है या फिर जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है? मतलब लाइट बेंड क्यों हो रही है, ठीक है। तो उसको अपन एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। मान लो सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पे एक गिलास की स्लैब है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास में क्या ले ली मैंने? एक गिलास की स्लैब ले ली, ठीक है। यहाँ मैंने बोला कि ऊपर जो है वो एयर मीडियम है और नीचे जो है वो क्या है? कौन सा मीडियम है आपका? ग्लास की स्लैब है, मतलब ग्लास मीडियम है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो सपोज दैट ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। नॉर्मल क्या होता है? इमेजिनरी एक्सेस होती है विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? सरफेस के। अब विलंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मतलब कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में। ये जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट होती है उस लाइन को हम नॉर्मल की तरह इंडिकेट कर देते हैं। फिर मैंने बोला कि मान लो सपोज दैट लाइट की रे इसके ऊपर फॉल हुई। अब एक्चुअल में देखो ध्यान, एक्चुअल में मान लो सपोज दैट ये तो हो गई आपके पास में ग्लास की स्लैब हो गई, ठीक। मैंने बोला लाइट की रे। अब मैं तुम लोगों को पहले भी ये चीज़ बोली गई है कि लाइट की रेज जो होती हैं वो कभी भी सिंगल नहीं आती हैं, वो हमेशा किस में आती हैं? बीम में आती हैं। बीम ऑफ लाइट आती है, मतलब एक साथ बीम निकलता है पूरा, ठीक है। बहुत सारी लाइट की रेज एक साथ आती हैं। तो मान लो सपोज दैट लाइट की रे इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हुई और वो बीम की फॉर्म में इंसिडेंट हुई। किसकी फॉर्म में इंसिडेंट हुई? बीम की फॉर्म। अगर यहाँ पर ढंग से देखा जाए तो इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है ये इस सरफेस के ऊपर जल्दी आ रहा है बजाय किसके? इसके। अगर ढंग से देखा जाए तो ये पूरी बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो सबसे पहले इससे टच कर रहा है, मतलब वो पहले एंटर कर रहा है रियल मीडियम से डेंस मीडियम में। मतलब ये वाला भाग रियल मीडियम से डेंस मीडियम में पहले एंटर किया और कुछ टाइम बाद में, हम ये बोल सकते हैं कि नैनो सेकंड बाद में या माइक्रो सेकंड के बाद में ये वाला पार्ट इस वाली सरफेस को क्या करने की कोशिश कर रहा है? टच करने की। मतलब ये वाला पार्ट की स्पीड तो पहले चेंज हो गई और इस वाले पार्ट की स्पीड क्या हो रही है? बाद में चेंज हो रही है। भाई दोनों के अंदर क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं ये बोलूं कि मान लो सपोज दैट कि एक चेन बनी हुई है, चेन बनते हुए क्या हुआ? दोनों की उस पूरी चेन की एक स्पीड है, ठीक है। 4 बच्चों ने चेन बना ली और चेन बनाने के बाद में चारों के चारों बच्चे क्या हो रहे हैं? एक स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अचानक से उनमें से जो पहला बच्चा है उसकी स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई या अचानक से उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। अचानक से या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, तो होगा क्या? वो चेन बीच में से ब्रेक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस अकेले बंदे ने क्या किया है? स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया है। बाकी जो 3 बंदे हैं ना उन्होंने अपनी स्पीड को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। मतलब पहले जो जैसे जा रहे थे वो अभी भी वैसे ही जा रहे हैं। तो क्या होगा? बीच में ब्रेक आ जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी यही चीज हुई कि मान लो सपोज दैट ये पूरा बीम आ रहा था और ये एक ही स्पीड से आ रहा था। अचानक क्या हुआ? ये वाला जो पार्टिकल है ये पहले एंटर कर गया, तो पहले एंटर करेगा तो इसकी स्पीड में पहले चेंज आएगा। इसकी स्पीड में क्या आया? पहले चेंज आया। और इसकी स्पीड में क्या आता है? बाद में चेंज आता है। और दोनों के स्पीड में चेंज आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? एक हल्का सा बेंड आ जाता है। बोलो आया नहीं? आया नहीं समझ में? और यही रीजन है कि आपका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है किसकी वजह से? जब स्पीड में चेंज आता है किसी भी, मतलब जब कोई लाइट की रे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, देन इट्स स्पीड सडनली चेंजेस। उसकी स्पीड जो है वो सडनली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? सडनली चेंज हो जाती है, ठीक है। एज वी नो अ सिंगल लाइट कैन नॉट इंसिडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ प्लेन सरफेस।
कोई एक सिंगल रे ऑफ लाइट जो है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट नहीं होती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन फॉर्मेशन ऑफ बीम, मतलब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और दूसरी चीज बीम की फॉर्म में आती है। किसकी फॉर्म में आती है? मतलब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक साथ आती हैं, ठीक है। एक साथ आने की वजह से क्या होता है, इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट होता है या फिर जो ये वाला जो पार्टिकल होता है वो पहले एंटर कर जाता है इस मीडियम के अंदर, दूसरे वाले मीडियम के अंदर, और ये वाला पार्टिकल क्या होता है बाद में एंटर करता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आया नहीं आया समझ में? इसको उतारो एक बार। मैं यहाँ पे इसका वो लिख देता हूँ, लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर कंपेरिजन टू another medium so when beam of light goes from या travel from air to glass, और इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, ग्लास टू एयर, मतलब मीडियम चेंज होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मीडियम 1 to मीडियम 1 to मीडियम 2, then its left part, then the speed of left side of the beam of light, then the speed of left side of the beam decrease first and right side of the beam ray क्या लिखा है मैंने, travel from medium 1 to medium 2, then the speed of left side of the beam decrease first and right side of the beam decrease after that. So deflection, so ray of light bends. ठीक है, तो जो मैंने लिखवाया, जो मैंने बोला है इंटरमीडियम वाले वैसे ही लिख लो कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, ये पूरे पुंज की फॉर्म में आती है, प्रकाशिक पुंज की फॉर्म में आती है, ठीक है। इसमें जो बायां हिस्सा होता है वो पहले एंटर कर जाता है, दायां हिस्सा बाद में एंटर करता है, जिसकी वजह से उनके वेग में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ लिख लो, समझा तो दिया ही है, करो फटाफट, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों को ये समझ में आया कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता क्यों है, मतलब जो लाइट की रेज है वो बैंड क्यों हो रही है। अबे समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो लाइट की रेज बैंड क्यों हो रही है, इस चीज़ में मैंने आप लोगों को ये बताया। अब बात आती है कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कुछ दो नियम होते हैं, रूल होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉज, है ना, लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नियम की बात कर रहा हूँ कि इसके क्या नियम होते हैं, रूल्स क्या होते हैं इसके। देखो ठीक है, जैसे मैं डायग्राम से पहले बताता हूँ आप लोगों को, कल भी बताया था वैसे तो मैंने, कि मान लो सपोज दैट वही मैंने वापस से एक यहाँ पे ग्लास की स्लैब ली और मैंने बोला मान लो सपोज दैट ये तो ग्लास की स्लैब है और ये जो है ये आपका गैसेस मीडियम है या फिर एयर है, आप वाटर भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, पहला नियम ये बोलता है, पहला रूल ये बोलता है
कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कुछ प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सॉरी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, मतलब विरल माध्यम है, और ग्लास जो है वो कौन सा मीडियम है, यहाँ पे डेंस मीडियम है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, ठीक है, मान लो सपोज दैट ये रे ऑफ लाइट है आपकी, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ पे गई, आपके रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में गई, मतलब एयर से ग्लास में गई, तो होगा क्या, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कैसे जानी चाहिए थी, आपकी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में हो क्या जाता है, इसके अंदर हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है, इसके अंदर हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो पहला जो नियम है वो तो यही बोलता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से ग्लास उसमें डेंस मीडियम में जाती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट डिफ्लेक्ट और इट डाइवर्ज, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ है। तुम लोग वापस से उस डब्बे को में से इंक निकालोगे और वो बाहर निकल जाएगी पूरी, तो इससे अच्छा है निकालो इनको, मैं उनको बोलते कि अभी उस पर पढ़ा जाए, ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई लाइट की रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो हो क्या जाता है, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, बोले तो किधर की तरफ झुक जाती है, वो आपके ये जो अभिलंब है जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो पहला नियम क्या आया, रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर, नहीं है इसमें, डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये किधर की तरफ झुक जाती है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है कहाँ से कहाँ पे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। फिर यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम अगर मैं बनाऊं कि जब रे ऑफ लाइट जो है, क्या, जब रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है किधर से किधर, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, मतलब ग्लास से वापस वो कहाँ पे जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, ग्लास से जब वो वापस एयर में जाती है तो क्या होता है, ये जानी तो कैसे चाहिए थी, जानी तो आपकी ऐसे चाहिए थी ये, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू rarer medium, then it bend towards the normal, sorry, away from the normal, away from the normal, वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। पहले तो इसको इन दोनों नियमों को उतारो, उसके अलावा इसके अंदर डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं, उतारो इनको, हो गया था, चलो उतार लिया, तो फिर देखो ये होते हैं आपके दो नियम, किसके, आपके रिफ्रैक्शन के। अब इसके अंदर कुछ केसेस बताने हैं मेरे को, बता रहा हूँ, एक आज जिसने नहीं उतारा वो कॉपी ले लेना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, ये भी मिटा रहा हूँ मैं ना, अब देखो इसके अंदर पहले मैं नेमिंग दे देता हूँ, मान लो सपोज दैट ये आपका MN है, ये आपका M' N' है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें समझ लो, इसके अंदर AB जो है वो इंसिडेंट हो रही है, AB इंसिडेंट होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट AB वाली है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, उसी के जैसी बिल्कुल इंसिडेंट रे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ये जो BC है ये क्या हो गई, एक्चुअल में रिफ्रैक्ट हो गई अपनी पोजीशन से, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक। उसके बाद में एक और होती है, मतलब पहले मीडियम से दूसरे में गई और दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में गई, तो ये जो CD रे है इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे, और इसको
इसको बोला जाता है निर्गत किरण। ठीक, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल और इसके बीच में फॉर्म हो रहा है, किसके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म हो रहा है, इस वजह से इसको बोला जाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन कोण। ठीक, उसके बाद में ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल आर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोल सकते हो आप, रिफ्रैक्टेड एंगल। इनकी डेफिनेशन आपको खुद को बनानी है अभी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन कोण। और इसके अंदर एक और एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, ये वाला, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ई। एंगल ई इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट या एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट। किस किस के बीच में बन रहा है? ये बन रहा है आपके इमर्जेंट, जो इमर्जेंट रे है वो, और जो आपका नॉर्मल है वो। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, निर्गत कोण। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्वीय विस्थापन, पार्श्वीय विस्थापन। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो आपकी इंसिडेंट रे है ये कंप्लीटली यहाँ तक आई है, तो ये इट इज द डिफरेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आपकी इंसिडेंट रे और आपकी ये जो इमर्जेंट रे है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, भाई ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, हमेशा ध्यान रखना। ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब इनको मिलाओगे ना आप आगे, तो ये पैरेलल बनेंगी हमेशा। ठीक है, तो पैरेलल होने की वजह से इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा सेम होंगी, क्योंकि लाइनें क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्वीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट रे ऑफ लाइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट और आपकी जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है वो, और जो इंसिडेंट, भाई ये तो इंसिडेंट रे ही है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उतारो इन सबको, उनकी सबकी डेफिनेशन आपको लिखनी है ना। चलो मैं उठा रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज में आता है वो देखते हैं। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। बोले तो जो आपका अपवर्तन है उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस यूज में आते हैं। या तुम सब लोगों ने देखा होगा कि पानी में अगर मान लो आपके पास में कोई ग्लास की बकेट है और उस ग्लास की बकेट के ऊपर अंदर हम क्या डाल देते हैं, पेंसिल डाल देते हैं। तो पेंसिल डालने के बाद में अगर उसको साइड में से देखते हैं तो वो पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। पेंसिल की बजाय अगर हम कोई चीज़ स्टिक वगैरह ले लेंगे या स्केल ले लेंगे तो उसके साथ भी यही चीज़ होगी। तो उसके साथ में ऐसा होता क्यों है वो देखो। मान लो सपोज दैट आपके पास में एक ग्लास का एक बकेट है और इस ग्लास के बकेट के अंदर मैंने क्या कर डाल दी, एक पेंसिल डाल दी या फिर कोई भी एक रॉड डाल दी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में ये बकेट है और इसके अंदर यहाँ तक पानी फिल है। जब मैं इस बकेट को साइड से देखता हूँ, ठीक है, मान लो सपोज दैट मैं इस बकेट को यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस बकेट को देखता हूँ तो होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पॉइंट है,
इससे लाइट की रेज निकलती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से, इस वाले पॉइंट से लाइट की रेज कुछ इस तरीके से निकली, और मान लो मैं यहाँ से 2 लाइट की रे निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट निकालनी है लाइट की रे। तो एक लाइट की रे ऐसे निकली और एक लाइट की रे मान लो सपोज दैट ऐसे निकली। तो होगा क्या, मान लो सपोज दैट ये लाइट की रे इसके ऊपर आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। सर हो गई, ये नॉर्मल को मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल को परपेंडिकुलर बना दिया। अब होगा क्या, जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, जब लाइट की रे कहाँ से कहाँ पे जाती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो जाना तो इसको एक्चुअल में ऐसे चाहिए था, लेकिन हो क्या जाती है, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, मतलब वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, इसको दोबारा बनाता हूँ, देखो डायग्राम। ये जानी तो कैसे चाहिए थी ऐसे, लेकिन हो क्या गई, हल्की सी अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो। ठीक है भाई, ये दोनों लाइट की रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हो क्या गई, अवे हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं आइस बना देता हूँ। ठीक, अब जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देती है अपने को, और ये जहां मिलती हुई दिखाई देंगी ना, वहीं पे मुझे क्या दिखाई देगा, आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब एक्चुअल में पहले जो पेंसिल, जो अपने पास में पेंसिल थी या कोई भी एक स्टिक थी, ये बिल्कुल ऐसे थी। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, वो मुझे क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, पानी के अंदर थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहली बात तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का क्या तरीका है, वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाई डज पेंसिल अपीयर बेंट। ठीक है, व्हेन केप्ट इन वाटर, जब पानी के अंदर उसको रखा जाता है तो वो बेंट क्यों दिखाई देती है, टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। पेंसिल कह लो, स्टिक कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो हम ये चीज लिखेंगे, जो भी बोल रहा है क्वेश्चन में वो पूरा देके उसमें हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की किरण जो है, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, बोले तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। नॉर्मल से दूर हटने के बाद में जब उस लाइट की रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, जब इन लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है, तो हमको तो वो लाइट की रेज कहीं ना कहीं पे मिलती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लाइट की रेज कहीं ना कहीं पे हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। जहां पे वो लाइट की रेज मिलती हैं, वहीं पर अपने को क्या दिखाई देता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका कॉर्नर पॉइंट दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये अपने को जो स्केल है या स्टिक जो है या पेंसिल जो है, वो ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देती है, टिल्ट दिखाई देती है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, या फिर पानी में रखा हुआ जो कॉइन होता है, जो सिक्का होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो बॉटम होता है वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, मान लो सपोज दैट ये वो है आपके पास में, और यहाँ पे ये क्या है, कॉइन है सपोज दैट। ठीक है, इस कॉइन से ये चीज ऐसे गई, लाइट की रेज ऐसे गई। ठीक है, तो होगा क्या, लाइट की रेज हल्की सी बेंड हो जाएंगी। ठीक है, जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा तो ये यहाँ पे दिखाई देंगी, तो अपने को कॉइन भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो सारा रीजन किसकी वजह से होता है, सारा रीजन है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अब आप उसका रीजन क्या दोगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। व्हेन वी एक्सटेंड बोथ ऑफ दीज रे ऑफ लाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जब इनको एक्सटेंड किया जाता है पीछे की डायरेक्शन में, देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। क्या करती हैं, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड एट दैट पॉइंट वी सी, मतलब जो कॉइन है वो अपने को वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, उस पॉइंट पे अपने को क्या दिखाई देता है, कॉइन दिखाई देता है। या फिर जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, इस वजह से। आया नहीं आया समझ में, आगे इन तीनों क्वेश्चंस को लिखो और इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लिखो। ठीक है, मिटाने जा रहा हूँ।
और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन वो अपन ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इसमें केवल ये 2-3 ही है। अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, आप लोगों ने उसके अंदर भी लॉज पढ़े थे। पहला नियम तो सेम है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। मतलब जितने भी ये रे ऑफ लाइट हैं ये एक ही प्लेन के ऊपर क्या होती हैं, स्थित होती हैं, लाई करती हैं, है ना। मतलब अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब बोले तो अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका दूसरा नियम अलग होता है। उसके अंदर तो क्या था कि साइन आई इक्वल टू साइन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अंदर तो कुछ अलग है। इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, या फिर ये कह लो, हाँ यही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले समझ लो इसको। द एंगल ऑफ, या फिर एंगल ऑफ भी नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल, is constant, is constant for a given medium। समझा रहा हूँ अभी, medium, and this constant is known as, and this constant is known as refractive index। कई बुकों में इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, इसी को ही मैंने बना के लिखा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रेस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपका जो आपतन कोण की जा होती है और जो अपवर्तन कोण की जा बोलते हैं इसको, है ना। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। मतलब साइन आई डिवाइड बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई इसकी कि साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस with respect to sine of angle of refraction is equal to constant, and this constant is known as refractive index. It is represented by mu और n। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। मतलब पढ़ा जाता है इसको ऐसे, म्यू पढ़ा जाता है। होता क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। ग्लास की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो सबकी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है कि ये कांस्टेंट रहता है,
ठीक है, सारे आइटम के लिए ये अलग अलग होगा, लेकिन उस एक पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। दोनों नियम लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक अपनी बात हो गई थी ना, अब वर्तनांक तक बात हो गई थी अपनी। एक बार थोड़ा सा अपन जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ तो क्या है बेटा? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट आर एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या बोला था मैंने? दूसरा नियम ये बोला था कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, और म्यू को बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बुकों में ये एन भी लिखा हुआ रहता है, कई बुकों में ये एन भी लिखा हुआ रहता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन बोले तो, स्मॉल एन बोले तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अपवर्तनांक, ठीक है। लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रेस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, या फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर होता है। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब कई बार आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, अच्छा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपको कई जगह μ12 या n12 लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। 1 2 का मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब अगर μ12 को मुझे ढंग से लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? μ1 डिवाइड बाय μ2 के बराबर। किसके बराबर लिखूंगा? μ1 डिवाइड बाय μ2 के बराबर। ऐसा क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखना, μ12 क्या कहलाता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो अपन बाद में करवाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। इतनी चीजें अपन ने क्या कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, देख ली थी। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? अच्छा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो अपन बाद में करवाएंगे, ठीक है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस से पहले कुछ चीजें अपन समझेंगे, लेंस से पहले कुछ चीजें अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। क्या चीजें समझने वाले हैं? ठीक है। देखो पहले तो हम ये देखें कि लेंस होती क्या है एक्चुअल में। लेंस जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है कॉनकेव लेंस और एक होती है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वहाँ पे भी दो मिरर थे, एक तो कॉनकेव मिरर था और एक कॉन्वेक्स मिरर था। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होती है? दो लेंस होती हैं, एक तो कॉनकेव लेंस होती है और एक कॉन्वेक्स लेंस होती है। कॉनकेव को अवतल लेंस बोला जाता है और कॉन्वेक्स को उत्तल लेंस बोला जाता है। कॉनकेव की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है और कॉनकेव को कन्वर्जिंग लेंस भी, वो डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, जबकि वहाँ पे कॉनकेव मिरर को अपन कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे, है ना। यहाँ पे जो अवतल लेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोले तो अपसारित। डाइवर्जिंग मतलब ये फैला देती है लाइट की रेज को। और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, जो हमारी आइज में भी यही वाली लेंस होती है, हमारी आंखों के अंदर भी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है अभिसारित, अभिसारित, ठीक है। ये होती है अपसारित। क्या होती है ये? अपसारित, ठीक। अच्छा अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ किसकी? कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, इट इज अ लेंस इन विच मिडिल पार्ट, जो इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो थिन होता है एंड एजेज, मतलब कैसे डेफिनेशन बनाओगे? कॉनकेव लेंस इज अ लेंस, कॉनकेव लेंस इज अ लेंस in which bottom part is in which thick corners and thin at the center, thin at the center, मतलब सेंटर से तो क्या होती है? मोटी होती है, और जो कॉर्नर होते हैं इसके, मतलब जो अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। टॉप और बॉटम पार्ट क्या होता है इसका? थिक होता है। थिक हो जाए तो बड़ा होता है,
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, बुक में प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी बाकी तुम लोगों को। कॉन्वेक्स लेंस हैविंग थिन पार्ट कॉर्नर एट कॉर्नर कॉर्नर और एजेज भी बोल सकते हो आप, कॉर्नर ही सही है, एट कॉर्नर एंड थिक फ्रॉम द मिडिल, ठीक है। मतलब बीच में से तो ये क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, और जो आपके अपर पार्ट होते हैं और लोअर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। तो ये आपकी दो तरीके की लेंस होती हैं। अब लेंस को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। मान लो आपकी लेंस, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी लेंस होती हैं। मान लो सपोज दैट एक तरफ से तो प्लेन ले लिया अपन ने, और एक तरफ से अपन ने कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ले ली, है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब पहले तो प्लेन ले लिया, प्लेन बिल्कुल पार्ट हो गया, और फिर इधर से कॉन्वेक्स शेप हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, समतलोत्तल, हिंदी में बोलते हैं इसको समतलोत्तल लेंस, है ना। अगर मान लो सपोज दैट अपन ने कुछ ऐसा ले लिया, इधर से तो ये ले लिया, है ना, और इधर से अपन ने ये ले लिया, मतलब अगर ये वाला पार्ट देखा जाए, ये वाला पार्ट तो कॉन्केव लेंस का है, और ये वाला पार्ट किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है इसको, कॉन्केवो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट वाले को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो बहुत सारी बना सकते हो ऐसे, प्लेनो, बाकी मेन तो ये दो ही होती हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है समतलोत्तल, और ये वाली जो होती है ये होती है अवतलोत्तल लेंस, है ना। अगर मान लो सपोज दैट इसको ऐसे ले लेते, ये लेके और कुछ इस तरीके से ये आ जाती, तो इधर से तो आपकी क्या हो गई, कॉन्वेक्स लेंस हो गई, और इधर से आपकी क्या हो गई, कॉन्केव। भाई ये वाला पार्ट तो कॉन्केव का हो गया, और आगे वाला पार्ट किसका हो गया, कॉन्वेक्स का, तो ये क्या हो जाती है आपकी कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, मतलब अवतलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो इनको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लेंसेज और भी यूज में लिए जाते हैं, जो स्पेक्स में यूज में लेते हो आप लोग, जैसे कि डबल सिलेंड्रिकल लेंस होती है, ठीक है, और भी कई बार मतलब सिलेंड्रिकल लेंस होती है, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस होती है, बाय फोकल लेंस होती है, बहुत सारी लेंस होती है जो अलग अलग तरीके से यूज में ली जाती है, ठीक है। उतारो इसको, थोड़ा सा और करवाएंगे ना, ज़्यादा नहीं करवाएंगे आज। हाँ, इसलिए अब मेरे को क्या एक्चुअली में पता नहीं था, मेरे को ये लगा था कि कल का था मोहर्रम, स्कूल वालों ने भी तो यही रखा था ना, इस वजह से। चलो अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि मान लो सपोज दैट कॉन्वेक्स लेंस है आपकी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को ढंग से देखा जाए ना बेटा, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, टू स्फीयर। ये पार्ट होता है बेटा दो स्फीयर का, एक स्फीयर तो ये बन गया, और एक स्फीयर आपका ये वाला बन गया, ठीक है। ये बिल्कुल बीच में से निकाला, तो इसका बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट होता होगा, और इस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र। उसमें पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर एक तो इधर वाले का सेंटर होगा और एक इधर वाले का सेंटर होगा, इसका मतलब इसके अंदर दो फोकस होते हैं, एक तो ये वाला फोकस होता है और एक ये वाला फोकस होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, एक तो ये C1 हो गया और ये क्या हो गया आपका C2 हो गया। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों हो गए, समझ में आया? दो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आप लेंस यूज में ले रहे हो ये टू स्फीयर का पार्ट होता है। अब मैंने बोला जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो फोकल लेंथ भी दो होगी, ये हो गया F1 और ये हो गया आपका क्या F2। बोले इसमें कोई शक है क्या? F1 और F2 हो गए, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता ही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस एक तो पार्ट क्या हो गया इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द एक्सिस व्हिच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब वो एक्सिस जो किस किस से पास आउट होती है, पासेस फ्रॉम किस किस से पास आउट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या बता सकते हो इसके अंदर? C1 और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है। F1 एंड F2 क्या है? फोकस पॉइंट है। कई बुकों में प्रिंसिपल फोकस लिखा हुआ रहता है, कई बुक देखोगे ना तो उसके अंदर प्रिंसिपल फोकस लिखा हुआ रहता है। तो आपका जैसे उत्तल लेंस है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसमें मेरा जो इमेज बनती है वो इधर बनती है 5 केसेज में। तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो ये वाला होता है, मतलब इस वाले को प्रिंसिपल फोकस मानते हैं F1 की बजाय, और जो कॉनकेव वाली होती है उसमें लेफ्ट हैंड वाले को अपन प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी है नहीं फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, F1 F2 फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? वही लाइट की रेज आती हैं तो कहाँ पे आके इंसिडेंट होती हैं? फोकस पे आके, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे आके इंसिडेंट होती है, इस वजह से इनको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। सर इनको थोड़ी करना पड़ता है अपीयर। इसमें भी 1-2 डायग्राम में आपको अपीयर हो मिलेगा, मतलब इसमें नहीं मिलेगा, इस वाले में मिलेगा, कॉनकेव वाले में। जैसे ये लाइट की रे गई, डिफ्लेक्ट हो गई, लाइट की रे गई, डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जब पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? अपीयर। मतलब इसका फोकस पॉइंट इधर होता है और इसमें फोकस पॉइंट किधर होता है? इधर होता है, ठीक है। वो सारी चीजें अपन समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग बोले तो अपसारित। अपसारित। ये जो होती है वो होती है कन्वर्जन। अभिसारित, ठीक है। चलो उतारो ये सारी चीजें। देखो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, क्या क्या नियम होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो देख लो। तो उसके बाद में रे डायग्राम अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। जैसे उसके अंदर 4 रूल्स थे, वैसे इसके अंदर भी क्या होते हैं? 4 रूल्स होते हैं। सेम है, डिक्टो है, कोई अंतर नहीं है। बस उसके अंदर तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, बस इतना सा अंतर है। मतलब लाइट की रेस के अंदर एंटर करेगी और उसमें एंटर नहीं कर देगी, ठीक है। एक तरफ अपन ने लिखा कॉन्वेक्स लेंस और एक तरफ लिखा अपन ने कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है ना पहला रूल ये बोलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होके निकलेगी? हमेशा फोकस से होके निकलेगी। कहाँ से होके निकलेगी? हमेशा फोकस से होके निकलेगी। वो उसमें भी यही चीज थी, ठीक है। कॉनकेव वाले में अपीयरेंस होता है, वहां पे कॉनकेव वाले में रियलिटी हो रही थी, लेकिन और कॉन्वेक्स वाले में अपीयरेंस हो रहा था। यहाँ पे उल्टा है कि कॉन्वेक्स वाले में रियलिटी हो रही है और कॉनकेव वाले में क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अवतल वाले में क्या होगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, इट अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू फोकस पॉइंट, है ना भाई। ये गई अंदर और ये डिफ्लेक्ट हो गई अपने पास से, लेकिन पीछे की तरफ बेंड करेंगे तो कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी? फोकस पॉइंट से, है ना। लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, लैंग्वेज खुद लिखना। सेकंड नियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच पासेज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, जब कोई भी एक प्रकाश की किरण फोकस पॉइंट से पास आउट होती है, देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? वो भाई फोकस से होके निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल डिक्टो है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सेम है बिल्कुल। कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है? फोकस से होती हुई निकलती तो डायलेक्ट हो जाती। एक मिनट, अपीयरेंस होती है। एक बार इसका डायग्राम दिखाना मेरे को, बुक का बुक देना एक बार। इसमें ये लिखोगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट which appears to be passes through focus point, ठीक है, after refraction it become parallel to the principal axis, ऐसे।
मतलब रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि फोकस से होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या हो गई बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है। इसमें डिट्टो है, कोई चेंज नहीं है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन, तो क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये आपके 3 नियम होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो है रूल इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है इसके अंदर, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये क्या बोला मैंने कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, इसके अंदर अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, इसमें अपीयर होगी, इसमें रियलिटी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो फोकस से होकर निकलेगी। यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, ये डाइवर्ज हुई, लेकिन जब पीछे की तरफ मिलाया तो इट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। यहाँ पे क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस पॉइंट से पास आउट होती है, देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, मतलब अपीयर होती है फोकस पॉइंट से पास आउट होती हुई, देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट गोज स्ट्रेट, ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, सेम इसके अंदर हुआ, इनके अंदर कोई भी डाइवर्जन नहीं आता। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मतलब जब आप इमेज बनाओगे तो ये रूल्स आपके काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी का कल करेंगे। ठीक है।